Hello everyone, welcome to the channel Tutor Box. In today's class I am going to discuss about fertilization process. Okay, so fertilization क्या है बेसिकली हम ये लर्न करने वाले हैं. इससे पहले हम ऑलरेडी काफ़ी सारा पोर्शन मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो आज की इस क्लास में हम फर्टिलाइजेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम लोगों के दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि आखिर फर्टिलाइजेशन है क्या. बेसिकली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन. अगर हम इसकी सिंपलेस्ट टू सिंपलेस्ट डेफिनेशन देखें कि फर्टिलाइजेशन की सिंपलेस्ट डेफिनेशन क्या है, तो देखिए फर्टिलाइजेशन क्या है. बेसिकली फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होना ही फर्टिलाइजेशन है. ये इसकी सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन हो गई. क्लियर. बट अगर आप यहाँ देखें कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कि बहुत प्रिसाइजली या बुक में जो लिखी हुई डेफिनेशन होती है वही चाहिए होती है. तो जैसे आपने देखा होगा कि 3 इडियट मूवी आई थी और 3 इडियट मूवी में आमिर खान से उनके सर ने जो है मशीन की डेफिनेशन पूछी थी. तो लगभग वैसा ही अगर सीन क्रिएट हो और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन पूछी जाए तो फर्टिलाइजेशन की प्रिसाइज डेफिनेशन क्या होगी. फर्टिलाइजेशन इज ए कोऑर्डिनेटेड सीक्वेंशियल मॉलिक्यूलर एंड सेल्यूलर process in which at the beginning sperm and secondary oocyte met with each other and at the end there is a intermingling of maternal chromosome and paternal chromosome. Okay, maternal and paternal chromosome intermingle with each other at metaphase stage of mitosis. Clear. सो ये हमारी डेफिनेशन होगी फर्टिलाइजेशन की. सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा. जब मेल एंड फीमेल गैमेट जब मिल जाएंगे तो क्या बनेगा. देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ जाइगोट. फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा हमारा जाइगोट बनेगा. ओके. और जाइगोट क्या होता है बेसिकली अगर आप देखिए जाइगोट होता क्या है. जाइगोट क्या एम्ब्रियो होता है. सो जाइगोट देखिए बेसिकली अस यूनिसेलुलर एम्ब्रियो होता है. बहुत सी बार स्टूडेंट से जब पूछा जाता है कि जाइगोट एम्ब्रियो है क्या तो स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. तो याद रखिए जाइगोट यूनिसेलुलर एम्ब्रियो है और जाइगोट क्योंकि जाइगोट से ही फर्दर डेवलपमेंट होना है. जाइगोट से ही क्या होना है फर्दर डेवलपमेंट होना है. पूरा ह्यूमन बॉडी उसी से ही आगे फर्दर बननी है. तो जाइगोट क्या है यूनिसेलुलर एम्ब्रियो. नाउ अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि फर्टिलाइजेशन आखिर होता कहाँ पर है. तो देखिए यहाँ पर हम देखिए ये डायग्राम देखिए यह यूट्रस वाला एरिया हो गया हमारे पास में. ओके. एंड दीज आर व्हाट फेलोपियन ट्यूब. तो फेलोपियन ट्यूब में जो एम्पुला ऑफ फेलोपियन ट्यूब होता है सो बेसिकली द लार्जर एरिया वाइडर एरिया जो है दैट इज एम्पुला. सो दिस एरिया बेसिकली नॉन एज अ एम्पुला. इस एरिया को हम क्या बोलेंगे एम्पुला वाले रीजन में ही क्या होता है फर्टिलाइजेशन होता है. सो अब यहाँ पर देखिए फर्टिलाइजेशन की कौन कौन सी स्टेप्स हैं. फर्टिलाइजेशन में कौन कौन सी स्टेप्स होंगी. तो बेसिकली जब हम यहाँ देखते हैं हमने इसकी डेफिनेशन दी कि फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है मेल और फीमेल गैमेट एक दूसरे से मैट कर रहे हैं और फ्यूज हो रहे हैं. इसका मतलब मेल का जो गैमेट है वो मूव करेगा और फीमेल का गैमेट भी मूव करेगा. इसका मतलब जो हमारी स्टेप होंगी वो क्या होंगी. पहली हमारी जो स्टेप होगी कि जो सेकेंडरी oocyte है वो क्या होगा. जो ओवेरी में सेकेंडरी oocyte है वो मूव करके कहाँ जाएगा एम्पुला में जाएगा. एम्पुला में जाएगा. और जो स्पर्म है स्पर्म मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से निकल कर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाएगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से वो कहाँ जाएगा एम्पुला तक रीच करेगा. मतलब कि जो स्पर्म भी है वो भी मूवमेंट करेगा. तो अब यहाँ पर आप देखिए अगर हम स्पर्म और सेकेंडरी oocyte और मतलब कि ओवम को अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए इनका नेचर कैसा है. जिससे ये बनते हैं वैसा ही इनका नेचर. स्पर्म मेल से बना है तो इसका नेचर मस्कुलाइन होगा और सेकेंडरी oocyte फीमेल का है तो इसका नेचर भी कैसा होगा फेमिनाइन होगा. तो देखिए फीमेल क्या होती है शर्माती हैं. ओके. फीमेल क्या होती है ज़्यादा शर्माती हैं और उनका मूवमेंट थोड़ा कम होता है. इसका मतलब जो सेकेंडरी oocyte है उसका मूवमेंट नहीं होगा. मीन्स जो सेकेंडरी oocyte है इट इज इमोटाइल एंड स्पर्म इज अ मोटाइल. स्पर्म कैसा होता है मोटाइल होता है और सेकेंडरी oocyte कैसा होता है इमोटाइल. वही चीज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ. क्लियर. तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा.
तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं सेकेंडरी oocyte की। तो सेकेंडरी oocyte को अगर मूवमेंट करना है तो वो मूवमेंट कैसे करेगी, क्योंकि सेकेंडरी oocyte को हमने बोला है कि वो इमोटाइल होती है, तो अब वो मूवमेंट तो कर नहीं सकती। इसका मतलब जो सेकेंडरी oocyte है, सपोज करिए ये हमारा जो है ओवेरी वाला रीजन है, ओके। यहाँ पर देखिए ये हमारा अगर ओवेरी वाला एरिया है तो ये हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी oocyte हो जाएगी, ओके। तो अब सेकेंडरी oocyte जो है उसको कहाँ जाना है, एम्पुला तक जाना है। उसको कहाँ तक जाना है, एम्पुला तक जाना है। तो उसका मूवमेंट कैसे होगा, तो जो हमारा फर्स्ट, जो हम फर्टिलाइजेशन का फर्स्ट स्टेप पढ़ रहे हैं, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, मूवमेंट ऑफ सेकेंडरी oocyte, मूवमेंट ऑफ सेकेंडरी oocyte इनटू द एम्पुला। क्लियर? सो दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप, वो आप लिख सकते हैं। तो क्योंकि ये तो इमोटाइल है, तो अब इसको मूवमेंट कैसे कराएंगे, तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास में क्या है, फेलोपियन ट्यूब है, एंड दिस एरिया, ये जो एरिया यहाँ पर क्या होंगे, वी कैन फाइंड फिम्बरी। यहाँ पर हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पर देखिए आप, हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, वी कैन फाइंड व्हाट, फिम्बरी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मिल जाएंगे, जिन्हें कि हम क्या बोलते हैं, फिम्बरी बोलते हैं। व्हाट दे आर कॉल्ड एज अ फिम्बरी। नाउ फिम्बरी क्या करेंगे, सपोज करिए ये जो मेरा हैंड हो गया, ये सेकेंडरी oocyte हो गया, दिस पोर्शन इज सेकेंडरी oocyte, ओके, दिस पोर्शन इज सेकेंडरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte अगर ये वाला पोर्शन है तो ये हमारे क्या हो गए, फेलोपियन ट्यूब के फिम्बरी हो गई, ये फिंगर जो है फेलोपियन ट्यूब की फिम्बरी हो गई। तो अब ये इसको इस तरह से क्या करेंगे, पिक करेंगे, दे विल पिक दिस oocyte। तो ये जब इसके पास में आएगा, जब सेकेंडरी oocyte जो है यहाँ पास में आएगा, और ये जो फिम्बरी है इसको क्या कर लेंगे, पिक कर लेंगे। बट साथ ही साथ में आप देखिए यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर जो फिम्बरी है इस पर क्या होंगे, यहाँ पर सीलिया भी होंगे, यहाँ पर क्या होंगे, सीलिया भी होंगे। तो ये सीलिया क्या करते हैं, इसमें दे जनरेट सम करंट, सो फिम्बरी एज वेल एज सीलिया हेल्प इन द पिकिंग ऑफ द सेकेंडरी oocyte। क्लियर? तो अब सेकेंडरी oocyte हमारा कहाँ आ जाता है, यहाँ पर आप देखिए सेकेंडरी oocyte मूव करके, सेकेंडरी oocyte जब मूव करेगा सो इट विल रीच ओवर हियर, सेकेंडरी oocyte यहाँ पर आ जाएगा, दिस इज व्हाट अवर सेकेंडरी oocyte। बट सेकेंडरी oocyte जो है फिम्बरी वाले एरिया से एम्पुला वाले रीजन तक कैसे पहुँचेगा, हाउ इट विल रीच ओवर दिस एरिया, इस एरिया तक कैसे पहुँचेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, जो फेलोपियन ट्यूब है और एम्पुला वाला रीजन और फिम्बरी वाला जो रीजन है, यहाँ पर क्या होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा। यहाँ पर क्या होगा, इट विल डू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो यहाँ पर क्या होगा, देयर इज अ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ओवर हियर। सो यहाँ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा, दिस इज अ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, सो आई एम राइटिंग ओवर हियर। सो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एज वेल एज मूवमेंट बाय द सीलिया, दोनों ही मिलकर, एंड साथ ही साथ में यहाँ पर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन भी होगा, साथ ही साथ में यहाँ पर क्या होगा, स्मूथ मसल जो होंगी वो क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्शन भी करवाएंगे। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एज वेल एज समवॉट मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम फिम्बरी एरिया टू एम्पुला एरिया। क्लियर? तो यहाँ हमारी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होती है, जिसमें कि हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी oocyte कहाँ पहुँच गया, एम्पुला में पहुँच गया। क्लियर एवरीवन? नाउ जो हमारी सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप इज व्हाट, फर्स्ट स्टेप हमारी क्या हो गई, आई एम जस्ट राइटिंग ओवर हियर, फर्स्ट स्टेप हमारी क्या हो गई, मूवमेंट ऑफ सेकेंडरी oocyte। देन सेकेंड स्टेप जो है हमारी मूवमेंट ऑफ स्पर्म, इसको मूवमेंट की जगह आप ट्रांसपोर्ट भी लिख सकते हो, मूवमेंट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। क्लियर? अब स्पर्म का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, तो यहाँ पर आप देखिए स्पर्म जो है मोटाइल होता है, जैसा मैंने कहा आप लोगों को। तो स्पर्म की जो मोटिलिटी वो कैसे आएगी, सपोज करिए दिस इज अवर स्पर्म, यहाँ पर क्या है, दिस इज अवर स्पर्म, ये हमारा क्या हो गया, स्पर्म हो गया। अब ये जो स्पर्म है इट विल मूव इट व्हेन इट इज इजैकुलेटेड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। जब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इजैकुलेट हुआ है, ओके, तो इसको मूव कहाँ तक करना है, इस एरिया तक मूव करना है, ओके। सो अब इसका मूवमेंट किस तरह से होगा, क्लियर? सो यहाँ पर देखिए हमारा स्पर्म कहाँ आ रहा है, वेजाइना में आ रहा है। सो दिस इज अवर वेजाइना एंड दिस इज अवर सर्विक्स एरिया, ओके। सो जब वेजाइना में स्पर्म आ रहा है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो वेजाइना से ही बाहर निकल जाए वापस, वो आगे बढ़ ही ना पाए। तो यहाँ होता क्या है, बेसिकली स्पर्म आता किस फॉर्म में है, स्पर्म होता किस में है। सो जो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से क्या इजैकुलेट होता है, सीमन इजैकुलेट होता है, ओके।
It is the man semen, and man semen is containing 10 plus 90%, मतलब 10% part is sperm and 90% part is fluid. 90% part is fluid. तो यहाँ पर देखिए 90% पार्ट जो फ्लूइड का बना हुआ है, ये फ्लूइड कहाँ से आया है? दिस फ्लूइड कम फ्रॉम seminal vesicle gland. This fluid come from seminal vesicle gland. Then second prostate gland and the third bulbourethral gland. And 10% part जिसमें क्या होता है? स्पर्म होते हैं. अगर हम स्पर्म की बात देखें तो जो सीमन जो होता है उसमें ऑलमोस्ट 300 मिलियन जो है स्पर्म होते हैं. 300 to 500 मिलियन स्पर्म होते हैं. 1 ml के अंदर जो है ऑलमोस्ट 100 से लेकर 300 मिलियन तक स्पर्म हो सकते हैं. तो एक बार के इजेकुलेशन में 3 to 5 ml जो है सीमन इजेकुलेट होता है, तो उसमें ऑलमोस्ट 300 to 500 मिलियन स्पर्म्स होते हैं. ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, जो स्पर्म आया है तो अब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि स्पर्म को हमें क्या करना है, वेजाइना में ही रोक के रखना है, मतलब वो कहीं वेजाइना से बाहर ना निकल जाए. तो इसके लिए क्या होता है, जो हमारा सीमन होता है उसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि स्पर्म को क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जो वेजाइना की जो वॉल होगी उसके साथ क्या करा लेंगे, वो अटैच करा लेंगे. ओके, उसके साथ क्या करा लेंगे, अटैच करा लेंगे. क्लियर एवरीवन? तो अब स्पर्म जो है वेजाइना से स्टिक हो चुके हैं. नाउ देयर इज अ सम कोएगुलेज एंजाइम एज वेल एज सम लाइटिक एंजाइम जो क्या करेंगे, स्पर्म को यहाँ से रिमूव करेंगे एंड देन स्पर्म विल मूव इनटू दिस डायरेक्शन. स्पर्म विल मूव इनटू दिस डायरेक्शन, सर्विक्स की डायरेक्शन में वो मूव करेंगे. क्लियर? तो अब यहाँ पर देखिए स्पर्म को मूवमेंट करने के लिए क्या चाहिए, स्पर्म को मूवमेंट करने के लिए क्या चाहिए, स्पर्म को मूवमेंट करने के लिए चाहिए एनर्जी. स्पर्म को मूवमेंट करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए. और एनर्जी कहाँ से आएगी, एटीपी से. और एटीपी कहाँ से आएगा, एटीपी मिलेगा हमें यहाँ पर जो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड जो इसमें फ्लूइड डालती है, दैट इज इट कंटेन व्हाट, फ्रक्टोज. इट कंटेन व्हाट, फ्रक्टोज. तो सीमन के अंदर क्या होता है, फ्रक्टोज होता है, एज वेल एज सेमिनल वेसिकल ग्लैंड प्रोस्टाग्लैंडिन इसमें प्रोड्यूस करती. तो ये जो फ्रक्टोज है, इस फ्रक्टोज का यूटिलाइजेशन स्पर्म किस में कर लेता है. अगर हम स्पर्म की स्ट्रक्चर देखोगे, अगर आप स्पर्म की स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ हमें क्या मिलता है, वी कैन फाइंड इन मिडिल पीस वी कैन फाइंड व्हाट, माइट्रोकॉन्ड्रिया. यहाँ पर हमें आपको क्या मिलेगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया मिल जाएगा. कॉन्ड्रिया, यहाँ माइट्रोकॉन्ड्रिया मिल गया. अब ये माइट्रोकॉन्ड्रिया है, ये माइट्रोकॉन्ड्रिया इस फ्रक्टोज का यूटिलाइजेशन कर लेगा और ये एटीपी जनरेट करने में मदद करेगा. तो ये एटीपी जो है स्पर्म को मूव कराने में काम आएगी. नाउ स्पर्म इज मूविंग इनटू यूट्रस. स्पर्म इज मूविंग इनटू द यूट्रस. इन यूट्रस व्हाट वी हैव सम प्रोस्टाग्लैंडिन. सेमिनल वेसिकल ग्लैंड और क्या सीक्रेट कर रही है, प्रोस्टाग्लैंडिन सीक्रेट कर रही है. सेमिनल वेसिकल ग्लैंड क्या सीक्रेट कर रही है, प्रोस्टाग्लैंडिन. और ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है. सो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन. हियर वी हैव व्हाट, प्रोस्टाग्लैंडिन. क्लियर? प्लस जो यूट्राइन मसल है, यूट्राइन स्मूथ मसल्स हैं, वो भी क्या करेंगी, स्मूथ मसल ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोस्टाग्लैंडिन ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट. सो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो स्पर्म क्या करेगा, फर्दर मूव करेगा. स्पर्म विल फर्दर मूव. क्लियर? सो नाउ स्पर्म रीचिंग इनटू बोथ डायरेक्शन, स्पर्म रीचिंग इनटू बोथ फैलोपियन ट्यूब डायरेक्शन. सो अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर स्पर्म आके कुछ देर के लिए हम कह सकते हैं कि रुक सकता है. तो कुछ स्पर्म जो है वो यहाँ तक पहुँच जाएंगे. ओके, बट ऑन दिस एरिया यहाँ पर स्पर्म को फर्दर कुछ मोटिवेशन चाहिए ताकि वो यहाँ तक पहुँच सके, मतलब कि सेकेंडरी oocyte तक पहुँच सके. तो यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर आप देखिए हमारी जो सेकेंडरी oocyte है, दिस इज व्हाट आवर सेकेंडरी oocyte. और सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ कोरोना रेडिएटा सेल्स होती हैं. व्हाट सेकेंडरी oocyte कंटेन, ये जो ब्लू कलर में मैंने बनाई, दिस इज व्हाट, कोरोना रेडिएटा सेल्स. ओके, कोरोना रेडिएटा सेल्स है. तो ये कोरोना रेडिएटा सेल्स क्या करती हैं, बेसिकली ये कुछ कीमो अट्रैक्टेंट केमिकल सीक्रेट करती हैं. इन कोरोना रेडिएटर सेल्स में क्या होता है, कुछ कीमो अट्रैक्टेंट केमिकल होता है. एंड दिस कीमो अट्रैक्टेंट
ये कीमो अट्रैक्टेंट केमिकल जो है स्पर्म को अट्रैक्ट करता है। ये कीमो अट्रैक्टेंट केमिकल क्या करता है, स्पर्म को अट्रैक्ट करता है, एंड देन फाइनली स्पर्म इज रीचिंग एट नियर बाय द कोरोना रेडिएटा, और वी कैन से नियर बाय द सेकेंडरी oocyte। क्लियर एवरीवन। तो यहाँ पर दो चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो हमारा सेकेंडरी oocyte है, सबसे पहला ये कि सेकेंडरी oocyte का लाइफ स्पान कितना होता है। जब सेकेंडरी oocyte यहाँ आता है तो सेकेंडरी oocyte का लाइफ स्पान कितना होता है और स्पर्म का लाइफ स्पान कितना होता है। तो अगेन मैं यहाँ दोबारा से आप लोगों को एक वही बात बताना चाहता हूँ कि जो फीमेल का करेक्टर है, मतलब कि जो सेकेंडरी oocyte है, इसमें फेमिनाइन करेक्टर होगा और स्पर्म में जो है वो मस्कुलाइन करेक्टर होगा। मतलब कि फीमेल जो है, आप याद रखिए, फीमेल ज़्यादा वेट नहीं करती है। ओके, इसका जो लाइफ स्पान है इट इज़ जस्ट अराउंड 24 आवर्स। 24 आवर्स में ही ये इसकी क्या हो जाएगी, 24 आवर्स तक ये लाइव रहेगा, उसके बाद ये डिग्रेड हो जाएगा। क्लियर। एंड अगर हम स्पर्म की बात करें तो स्पर्म जो है, मैन को हमेशा वुमन के लिए क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो स्पर्म है, स्पर्म का जो लाइफ स्पान है 48 to 72 आवर्स होता है, और कुछ कुछ केसेस में इसका लाइफ स्पान और ज़्यादा बढ़ जाता है, वो कुछ स्पेशल केसेस होते हैं। अब हमारे दो स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। मूवमेंट हम, ट्रांसपोर्ट हम इसका करा चुके हैं सेकेंडरी oocyte का, और मूवमेंट भी स्पर्म का हम करा चुके हैं। बट यहाँ पर देखिए एक चीज़ और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जो स्पर्म है वो, उसकी क्या स्पीड होती है कि वो सेकेंडरी oocyte तक पहुंच जाए। फास्टेस्ट स्पीड क्या होती है, फास्टेस्ट स्पीड मतलब कितने टाइम पीरियड में वो पहुंच सकता है। तो कुछ जो नॉटी स्पर्म हम जिन्हें कहेंगे कि कुछ नॉटी स्पर्म तो विद इन 5 मिनट दे रीचेस अप टू द सेकेंडरी oocyte, और कुछ को जो है 45 मिनट भी लग जाएंगे। तो इतना टाइम जो है इनको लग जाता है। अगर हम स्पर्म की स्पीड देखें, अगर हम क्या देखें, स्पर्म की स्पीड देखें, तो 1.5 mm to 3 mm पर मिनट स्पर्म की स्पीड होती है। तो स्पर्म की अगर हम स्पीड देखें तो कितनी हो जाएगी, अगर हम इसकी स्पीड अगर हम देखें, सो स्पीड इज 1.5 to 3 mm पर मिनट। ओके, स्पर्म की स्पीड कितनी होती है, 1.5 to 3 mm पर मिनट होती है। क्लियर एवरीवन। नाउ थर्ड आवर स्टेप इज व्हाट, कैपेसिटेशन। थर्ड जो हमारा स्टेप है दैट इज व्हाट, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। नाउ यहां पर आप देखिए जो स्पर्म जो है वो कैपेसिटेशन, मतलब कैपेसिटेशन का मतलब है कि स्पर्म को प्रिपेयर करना किसके लिए, ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए। क्लियर। तो मतलब उसकी कुछ कंडीशनिंग की जाएगी, इस स्पर्म की क्या की जाएगी, कुछ कंडीशनिंग की जाएगी। तो देखिए इस बात का पता कैसे चला साइंटिस्ट को कि स्पर्म का कैपेसिटेशन होता है। बेसिकली इनिशियली हुआ क्या, जब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आप देखते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की टेक्निक्स आ गई हैं। जिन लोगों को बेबी नहीं होता है वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। तो वहाँ पर साइंटिस्ट ने क्या किया, देखिए उन्होंने क्या लिया, पेट्री डिश में ओवम लिया और स्पर्म, फ्रेश स्पर्म लिए और पेट्री डिश में डाले। तो जब साइंटिस्ट को पता था कि क्या, कि स्पर्म और जो oocyte है, सेकेंडरी oocyte है, वो जब एक दूसरे से मिल जाते हैं तो ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है। बट जब उन्होंने स्पर्म को पेट्री डिश में डाला तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। ओके, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो साइंटिस्ट चक्कर आ गए, आखिर फर्टिलाइजेशन हो क्यों नहीं रहा है। तो देन साइंटिस्ट को बाद में जब रिसर्च हुई तो साइंटिस्ट को पता लगा कि स्पर्म जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में उसका क्या होता है, कैपेसिटेशन होता है। मतलब कुछ रिएक्शंस होती हैं जिससे कि स्पर्म को क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए। क्लियर। तो उसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, वन ऑफ दैट रिएक्शन इज कैपेसिटेशन। तो अब देखिए यहां पर कैपेसिटेशन में होता क्या है। कैपेसिटेशन में क्या होगा, जो स्पर्म होगा वो क्या करेगा, जो यूट्रस की वॉल होगी उससे टच कर सकता है, फैलोपियन ट्यूब की वॉल से टच करता है। तो जब फैलोपियन ट्यूब की वॉल से टच करेगा और यूट्रस की वॉल से टच करेगा तो उसकी वॉल से टच करने के बाद उसमें क्या आएगा, एक्टिवेशन आएगा। तो यहाँ पर देखिए उस एक्टिवेशन आने से होगा क्या बेसिकली, तो यहाँ पर हम बड़ी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं स्पर्म की। ओके, तो यहाँ पर देखिए स्पर्म की अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्पर्म का जो हेड है,
स्पर्म का जो हेड पोर्शन है इस पर आपको क्या मिल जाएंगे, एक्रोसोम तो हमें मिलता ही है हेड पोर्शन पे, बट साथ ही साथ में यू कैन फाइंड सम ग्लाइकोप्रोटीन। तो यहाँ पर देखिए ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हमें मिल रहे हैं, और हमें क्या मिल जाएगा, वी कैन फाउंड ऑल्सो कोलेस्ट्रॉल। सो ये ग्रीन कलर की जो डॉट मैंने बनाई है, दीज आर व्हाट, अ कोलेस्ट्रॉल, ओके, एज वेल एज वी कैन ऑल्सो फाउंड सम सेमिनोप्लाज्मिन, वी कैन ऑल्सो फाउंड सम सेमिनोप्लाज्मिन। तो यहाँ पर जो रेड कलर की जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है, दीज आर व्हाट, सेमिनोप्लाज्मिन, क्लियर। सो ब्लू कलर वाला हमारा क्या था, कोलेस्ट्रॉल, दिस इज व्हाट अ कोलेस्ट्रॉल, एंड दिस रेड कलर इज seminoplasmin and this green color is a glycoprotein. Now what happened during capacitation? During capacitation क्या होगा, कुछ रिएक्शंस होंगी और उन रिएक्शन से कुछ एंजाइम्स रिलीज होंगे, और वो एंजाइम क्या करेंगे, दीज एंजाइम रिमूव दीज सेमिनोप्लाज्मिन एंड कोलेस्ट्रॉल। तो यहाँ पर देखिए दोबारा हम देखते क्या होगा कैपेसिटेशन के दौरान, ये हमारा स्पर्म हो गया, ओके, स्पर्म हो गया। अब यहाँ पर क्या रह जाएगा, ओनली एंड ओनली जो हमारा ग्लाइकोप्रोटीन है वही रह जाएंगे, ओनली क्या रह जाएंगे, ग्लाइकोप्रोटीन ही रह जाएंगे, क्लियर। सो स्पर्म का जो है वो हेड वॉश हो गया, मतलब स्पर्म के हेड की क्या हो गई, कंडीशनिंग हो गई, स्पर्म के हेड की क्या हो गई, कंडीशनिंग हो गई। सो कैपेसिटेशन में क्या हो रहा है, सो हेड वॉश हो गया कैपेसिटेशन में, हेड वॉश ऑफ स्पर्म, ओके, स्पर्म का अगर हेड वॉश हो गया तो अब यहाँ पर जो हेड वॉश होने से क्या होगा, स्पर्म का अगर हेड वॉश हो गया तो स्पर्म का हेड वॉश होने से क्या होगा, जो आउटर वॉल होगी, आउटर वॉल कैसी हो जाएगी, उसकी आउटर वॉल कैसी हो जाएगी, वीक हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, वीक हो जाएगी। सो आउटर वॉल कैसी होगी इसकी, वीक हो गई। नाउ जब स्पर्म की आउटर वॉल वीक हो चुकी है, क्लियर। सो कैपेसिटेशन में फर्स्ट जो हमारा क्या हो रहा है, हेड की कंडीशनिंग हो रही है, हेड की जो क्या हो रही है वो कंडीशनिंग हो रही है, हेड वॉश हो रहा है। द नेक्स्ट वन वी हैव अ व्हाट, एक्रोसोमल रिएक्शन। तो क्या एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या होगा, अब यहाँ पर आप देखिए स्पर्म जो है बिल्कुल कहाँ आ चुका है, oocyte के पास आ चुका है। तो यहाँ दिस इज द डायग्राम ऑफ सेकेंडरी oocyte, दिस इज द डायग्राम ऑफ सेकेंडरी oocyte, एंड दिस इज जोना पेलुसिडा, दिस इज अवर व्हाट, अ जोना पेलुसिडा, एंड जो आउटर जो है दिस इज ग्रीन कलर सेल आर व्हाट, अ कोरोना रेडिएटर सेल्स, एज वेल एज वी कैन ऑल्सो फाउंड सम ग्रेन्युलोसा सेल्स। एंड यहीं पर हमें क्या मिलता है, जो कोरोना रेडिएटर सेल्स होती हैं वही उनके आसपास हमें क्या मिलता है, hyaluronidae। So this is what our hyaluronidae, clear। So gel like structure बना देता है वो चारों तरफ, and this is the internal cell membrane of secondary oocyte। So अब यहाँ पर आप देखिए this black color protein, ये जो black color protein है this is known as a ZP3 zona pellucida 3 protein। Basically this is a receptor, जोना पेलुसिडा 3 receptor, clear। So काफ़ी सारे जोना पेलुसिडा रिसेप्टर हमें यहाँ पर मिलेंगे। नाउ अब देखिए यहाँ पर स्पर्म जो है, नाउ दिस इज अवर स्पर्म, दिस इज अवर स्पर्म, स्पर्म जो है यहाँ आ चुका है। नाउ स्पर्म कमिंग ओवर हियर, सो स्पर्म रीचिंग ओवर हियर, क्लियर। इस तरह से काफ़ी सारे स्पर्म जो हैं यहाँ पहुँच जाएंगे, क्लियर। सो स्पर्म का अगर हम आउटर पोर्शन बनाएं तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक्रोसोमल एरिया, दिस इज व्हाट, एक्रोसोमल एरिया, एक्रोसोमल एरिया हमें मिल जाएगा। स्पर्म यहाँ पर आकर क्या हो गया, बाइंड हो गया, स्पर्म आकर यहाँ पर क्या हो गया, नाउ स्पर्म इज बाइंडिंग ऑन दिस जोना पेलुसिडा 3 रिसेप्टर। तो जब स्पर्म यहाँ पर आकर बाइंड हो जाता है एट दैट कंडीशन, क्योंकि स्पर्म की जो है वॉल कैसी हो चुकी है, वीक हो चुकी है, तो स्पर्म की वॉल अब वीक हो चुकी है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, देयर इज ए एंट्री ऑफ कैल्शियम, देयर इज एंट्री ऑफ कैल्शियम, यहाँ पर कैल्शियम की क्या हो जाएगी, इसके अंदर एंट्री हो जाएगी, क्लियर। कैल्शियम की क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी, क्लियर। तो कैल्शियम की एंट्री जब इसके अंदर हो जाएगी, कैल्शियम की एंट्री इसके अंदर हो जाएगी, सो कैल्शियम की एंट्री होने से क्या होगा, देयर इज ए रिलीज ऑफ एक्रोसोमल्स एंजाइम, एक्रोसोम रीजन के एंजाइम यहाँ पर क्या होंगे, रिलीज होंगे। तो एक्रोसोम रीजन के एंजाइम कौन कौन से, द एंजाइम्स आर एक्रोसिन, एंजाइम आर एक्रोसिन, ट्रिप्सिन, प्रोटीएजेस,
दीज आर वेरियस एंजाइम, ये काफ़ी सारे एंजाइम यहाँ पर रिलीज होंगे। तो अब ये एंजाइम यहाँ पर क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। नाउ दीज एंजाइम आर रिलीजिंग ओवर हियर, ये एंजाइम यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रिलीज हो रहे हैं। इस तरह से एंजाइम यहाँ पर क्या होंगे, रिलीज होंगे। सो अगर ये एंजाइम यहाँ पर रिलीज होंगे तो ये एंजाइम क्या कर देंगे, ये जो जेना पेलिसिडा है इसको क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे एंड दे आर मेकिंग होल। यहाँ पर क्या बन जाएगा, होल बन जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, होल बन जाएगा, और होल। सो अब यहाँ पर क्या बन गया, होल बन गया यहाँ पर। ओके, सो नाउ स्पर्म कैन मूव इनसाइड द सेकेंडरी oocyte। सो अब स्पर्म कहाँ पहुँच रहा है हमारा, स्पर्म इज रीचिंग इन दिस एरिया, स्पर्म इज रीचिंग इन दिस एरिया। स्पर्म कहाँ पहुँच चुका है, यहाँ पहुँच चुका है। नाउ अब जो सेकेंडरी oocyte की जो सेल मेम्ब्रेन है, दिस सेल मेम्ब्रेन कंटेन सम प्रोटीन, दिस सेल मेम्ब्रेन कंटेन सम प्रोटीन। सो ये प्रोटीन्स हैं यहाँ पर, ये कुछ प्रोटीन्स यहाँ पर होते हैं। तो स्पर्म कैन बाइंड विद दिस बीटा साइट, जो स्पर्म है वो इसकी बीटा साइट से बाइंड करता है। पहले स्पर्म किससे बाइंड करेगा, इस बीटा यूनिट ऑफ प्रोटीन से बाइंड करेगा। दिस इज अ बीटा यूनिट ऑफ सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन ऑफ सेकेंडरी oocyte। क्लियर, जैसे ही स्पर्म इसकी सेकेंडरी oocyte की बीटा यूनिट से बाइंड करेगा, अभी स्पर्म इस अल्फा यूनिट से बाइंड नहीं किया है। दिस इज अल्फा यूनिट, दिस इज व्हाट अ अल्फा यूनिट एंड दिस इज व्हाट अ बीटा यूनिट। क्लियर, सो अल्फा यूनिट से बीटा यूनिट से बाइंड किया है। सो बीटा यूनिट से जैसे ही ये बाइंड करेगा, इट एक्टिवेट द चैनल प्रेजेंट ओवर हियर, इट एक्टिवेट द चैनल प्रेजेंट ओवर हियर। दीज आर द सोडियम चैनल, दीज आर व्हाट, सोडियम चैनल। तो ये किसको एक्टिवेट कर देंगे, जो सोडियम चैनल यहाँ पर प्रेजेंट है उसको एक्टिवेट कर देंगे। तो अब क्या होगा, देयर इज एंट्री ऑफ सोडियम, देयर इज एंट्री ऑफ सोडियम। सोडियम की एंट्री कहाँ हो जाएगी, इनसाइड में हो जाएगी। अगर सोडियम की एंट्री इनसाइड में होगी तो सोडियम क्या कर देगा, दिस सेकेंडरी oocyte की जो सेल मेम्ब्रेन है, दिस बिकम पॉजिटिव, दिस बिकम पॉजिटिव। ये कैसी हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर, सो अगर ये पॉजिटिव हो जाएगी तो नाउ जो फर्स्ट स्पर्म जो यहाँ पर बाइंड कर रहा है, जो फर्स्ट स्पर्म यहाँ पर बाइंड कर रहा है, ड्यू टू इट्स फॉर्मेशन ऑफ अ पॉजिटिव लेयर, remaining all other sperm cannot bind to this secondary oocyte membrane, सेल मेम्ब्रेन से बाइंड नहीं कर पाएंगे, और कोई भी स्पर्म जो है वो इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। क्लियर, सो दिस इज नॉन एज ए फास्ट, दिस इज नॉन एज ए फास्ट ब्लॉक, दिस इज नॉन एज ए फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। क्लियर, देखिए बेसिकली इस चीज़ को समझिए, यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर ओनली एक ही स्पर्म को सेकेंडरी oocyte के अंदर मूव करवाना है, एक ही स्पर्म यहाँ पर एंट्री कर पाएगा। तो ज़्यादा स्पर्म एंट्री ना करें, उसको बचाने के लिए क्या होगा, उसको बचाने के लिए क्या होगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब ये पॉजिटिव चार्ज आएगा तो रिमेनिंग स्पर्म, ये सपोज करिए ये जो हमारा स्पर्म है, दिस इज स्पर्म नंबर 1, दिस इज स्पर्म नंबर 2, दिस इज स्पर्म नंबर 3, दिस इज स्पर्म नंबर 4। तो स्पर्म नंबर 1 ये लकी स्पर्म है, ये लकी स्पर्म है जो सबसे पहले टच कर गया, और टच करने के बाद बीटा सब यूनिट से टच करने के बाद सोडियम चैनल को एक्टिवेट कर दिया, और सोडियम चैनल से सोडियम आयन जब अंदर आए तो इन्होंने इनसाइड की जो वॉल है उसको पॉजिटिव चार्ज बना दिया। पॉजिटिव चार्ज बनते ही जो स्पर्म नंबर 2, स्पर्म नंबर 3 और स्पर्म नंबर 4 हैं, और काफ़ी सारे जो भी स्पर्म यहाँ तक पहुँचे, वो स्पर्म अब इस वॉल को पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, इससे टच नहीं कर पाएंगे। बेसिकली एक सिंपल सी बात है, आप समझिए, सपोज करिए किसी महल के अंदर कोई महारानी बैठी हुई है, किसी महल के अंदर कोई महारानी बैठी हुई है, उस महल की जो कमरा है उसमें 100 खिड़कियां हैं, ठीक है, और उन 100 खिड़कियों में से जब एक खिड़की में से एक मेल का प्रवेश हो जाता है, कोई भी एक मेल जब उसके अंदर आ जाता है, तो जैसे ही वो मेल अंदर आता है, रिमेनिंग 99 खिड़कियां ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। क्लियर, समझ रहे हैं आप क्या होगा। तो जैसे ही एक स्पर्म यहाँ आया और स्पर्म ने यहाँ एंट्री करने का प्रयास किया, ये फर्स्ट स्पर्म जब इसमें सफल हो जाएगा तो बाकी जो सारी खिड़कियां हैं वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगी। सो दिस इज नोन एज अ फास्ट ब्लॉक आउट टू पॉलीस्पर्मी। क्लियर एवरीवन।
नाउ अब यहाँ पर आप देखिए क्या होगा, स्पर्म यहाँ से अटैच कर चुका है। नाउ एट द सेकेंड स्टेप स्पर्म के जो सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर जो ग्लाइकोप्रोटीन है, दिस विल अटैच विद दिस अल्फा सब यूनिट, ये अल्फा सब यूनिट से अटैच होगा एंड देन इट रिलीजेस सम केमिकल्स। हेड वाला जो पोर्शन है वो तो रिमूव हो ही चुका है। नाउ स्पर्म का जो हेड का जो पोस्टीरियर साइड है, नाउ दिस विल अटैच टू दिस साइड एंड स्पर्म के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल, नाउ जेनेटिक मटेरियल रीच इनटू दिस साइड, जेनेटिक मटेरियल रीच इनटू दिस साइड। ओके, जेनेटिक मटेरियल रीच इनटू दिस साइड। तो जेनेटिक मटेरियल जो है हमारा वो क्या है यहाँ पर, दिस इज अवर जेनेटिक मटेरियल। सो व्हाट वी हैव 23 क्रोमोसोम्स है, 22 प्लस एक्स और वाई कुछ भी हो सकता है। तो ये मेल का हो गया हमारे पास में क्या, जेनेटिक मटेरियल। तो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, सेकेंडरी oocyte की जो सेल मेम्ब्रेन है वहाँ पर क्या हो रहा है, स्पर्म का जो आउटर पोर्शन है, बेसिकली स्पर्म यहाँ पर क्या हो रहा है, इट रिमूविंग इट्स आउटर क्लोथ्स और आउटर मेम्ब्रेन। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जब स्पर्म का जो जेनेटिक मटेरियल इनसाइड जा रहा है तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो रिमूव हो जाएगी एंड ओनली जेनेटिक मटेरियल विल मूव इनसाइड, ओनली जेनेटिक मटेरियल विल मूव इनसाइड। क्लियर? जैसे ही जेनेटिक मटेरियल इनसाइड की तरफ मूव करेगा, देन एट द सेम टाइम व्हाट हैपन, एट द सेम टाइम इन द cell membrane, in the secondary oocyte we have a smooth endoplasmic reticulum SER and in this we have a what, calcium। इसके अंदर क्या होता है, काफ़ी सारा कैल्शियम होता है। ओके, सो कैल्शियम विल मूव आउटसाइड फ्रॉम द SER। ओके, कैल्शियम विल मूव आउटसाइड फ्रॉम द SER and then देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ लाइसोसोम, देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ लाइसोसोम। यहाँ पर क्या है, लाइसोसोम्स है, दिस इज लाइसोसोम, दिस इज लाइसोसोम एंड लाइसोसोम कंटेनिंग व्हाट, सम एंजाइम, लाइसोसोम कंटेनिंग व्हाट, सम एंजाइम। सो लाइसोसोम, ये जो एंजाइम होते हैं ये कैसे होते हैं, सम सिजरिंग एंजाइम हम कह सकते हैं कि जो कि क्या करते हैं, कुछ लाइसिस करने का एबिलिटी इनके अंदर होती है ड्यू टू रिलीज ऑफ कैल्शियम, ड्यू टू रिलीज ऑफ कैल्शियम। ये रिलीज ऑफ कैल्शियम क्या करती हैं, इसको एक्टिवेट कर देती हैं और एक्टिवेट होने के बाद लाइसोसोम जो है इस वॉल के साथ क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, इस वॉल के साथ क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। क्लियर? सो ये लाइसोसोम यहाँ पर क्या हो गए, फ्यूज हो जाएंगे। अब अगर ये फ्यूज अगर हो जाएंगे तो यहाँ पर जो इनके अंदर जो एंजाइम्स हैं, देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ सम enzymes, there is a presence of some enzymes। see lytic enzymes है तो lytic enzyme अब यहाँ पर क्या होंगे, they lytic enzyme will move outside, lytic enzyme will move outside। okay, so lytic enzymes जब बाहर आएंगे so they damage these ZP3 protein, they damage these ZP3 प्रोटीन। ये ZP3 प्रोटीन को क्या कर देंगे, डैमेज कर देंगे। ओके, अगर ये ZP3 प्रोटीन को डैमेज कर देंगे, इफ दे डैमेजिंग दीज ZP3 प्रोटीन, क्लियर, तो ZP3 प्रोटीन को अगर डैमेज कर देंगे तो जो रिमेनिंग स्पर्म होंगे वो फर्दर इस पर बाइंड ही नहीं हो पाएंगे, जो काफ़ी सारे और स्पर्म आने होंगे वो इस पर बाइंड ही नहीं हो पाएंगे। सो दिस is called slow block to polyspermy, this is called slow block to polyspermy। clear? this is called slow block to polyspermy। so अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट रिएक्शन क्या होगी, कैल्शियम की लाइसोसोम्स को क्या कर दिया, यहाँ से फ्यूज करवा दिया और स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी करवा दिया। नाउ और दूसरा एक्शन क्या होगा, जो कैल्शियम होगा वो जो यहाँ पर सेकेंडरी oocyte के अंदर जो हमारे पास में मेटाफेज स्टेज में जो फ्रीज हो रहा है, 23 क्रोमोसोम यहाँ पर भी हैं, इट ऑल्सो कंटेनिंग 23 क्रोमोसोम्स। ओके, इट इज ऑल्सो कंटेनिंग 23 क्रोमोसोम। नाउ दिस कैल्शियम ऑल्सो एक्टिवेट दिस कैल्शियम ऑल्सो एक्टिवेट दिस सेकेंडरी oocyte, दिस सेकेंडरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte अब नाउ इट स्टार्ट व्हाट, मियोसिस। ये स्टार्ट क्या करेगी, नाउ इट स्टार्ट मियोसिस एंड इट अल्टीमेटली रिलीजेस वन पोलर बॉडी। ये क्या रिलीज करेगी, एक पोलर बॉडी एंड अनदर इट इज मेकिंग व्हाट, अ ओवम एंड दिस ओवम इज नॉन एज अ
definitive ovum. So it also contain 23 chromosomes. Okay. So now definitive ovum हमारे पास में आ गया और मेल ओवम हमारे पास में 23 एंड 23 क्रोमोसोम. अब यहाँ पर आप देखिए दोनों ही हमारे पास में जेनेटिक मटेरियल पास पास में आ चुके हैं. अब ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, नाउ दे बोथ विल फ्यूज विद ईच अदर, दोनों एक दूसरे से फ्यूज होंगे. तो अब यहाँ पर अगर इसकी जेनेटिक मेकअप देखें तो यहाँ बेसिकली हो क्या रहा है, पोलर बॉडी रिलीज हो चुकी है, और सेकेंडरी जो डेफिनेटिव ओवम हमारे पास बन चुका है, और डेफिनेटिव ओवम जो है यहाँ स्पर्म का जो जेनेटिक मटेरियल था उसके साथ में फ्यूज कर जाएगा. ओके, क्योंकि इसका जो है मियोसिस जो सेकंड है वो कंप्लीट हो चुका है. और यहाँ जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम सिंगल ही रहेगा, क्रोमोसोम पर उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए जो है वो डबलेट हो जाएगा, डीएनए जो है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा. सो ये मेल का हो गया ग्रीन कलर में और फीमेल का हम बना देते हैं. सो क्रोमोसोम डबल नहीं हुआ है, क्रोमोसोम की काउंटिंग जो है वो सेंट्रोमियर से होती है, क्रोमोसोम की काउंटिंग सेंट्रोमियर से होती है. सेंट्रोमियर इज 1, बट जो डीएनए का जो मटेरियल है वो डबल हो गया, डीएनए का मटेरियल डबल हो गया, क्योंकि अब इसके बाद में यहाँ पर ये क्या कहलाएंगे, दे आर नोन एज अ क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड कहलाएंगे. और अब ये फ्यूज होके क्या बना लेंगे, दे मेकिंग अ जाइगोट. सो जाइगोट जब बना लेंगे तो इनके पास में एक जो क्रोमोसोम मेल का रह जाएगा और एक जो क्रोमोसोम है वो किसका रह जाएगा, फीमेल का रह जाएगा. ओके, और जो रिमेनिंग होगी आगे फर्दर तो जो पोलर बॉडी होगी उसी में भी इस तरह से चला जाएगा. एंड देन फर्दर जब वापस दोबारा से इनमें डिवीज़न होंगे तो अगेन जेनेटिक जो डीएनए मटेरियल है वो डबल होता जाएगा और इस तरह से डिविजन्स होते जाएंगे. सो दिस इज अवर फाइनली जाइगोट वी get after fertilization. So what is the significance of fertilization? Fertilization का significance क्या है basically? So due to fertilization and due to the formation of a zygote we can determine the sex. So it is totally depend on the male chromosomes. मेल के जो क्रोमोसोम होंगे, मेल के अंदर अगर X क्रोमोसोम है तो फीमेल के X क्रोमोसोम से मिलकर वो बेबी गर्ल बनाएगा, और अगर मेल का अगर Y क्रोमोसोम है और फीमेल का X क्रोमोसोम है, X और Y मिलके क्या बनाएंगे, बेबी बॉय बनाएंगे. ओके, सो इट डिटरमाइन द सेक्स. सेकेंड, fertilization restore the 2n number. Fertilization restore the 2n number means it restore the diploid number of chromosome. Clear? And the third one, it start the cleavage in the zygote. It start cleavage in the zygote so that यहाँ पर cleavage start हो जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा, further embryonic development होगा. So this is known as a significance of fertilization. सो फर्टिलाइजेशन के सिग्निफिकेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा. सो यहाँ पर हमारी फर्टिलाइजेशन की स्टेप्स हैं वो आप देख लीजिए, क्विकली हम समराइज कर देते हैं हो क्या रहा है. फर्स्ट, ट्रांसपोर्ट और वी कैन से मूवमेंट ऑफ सेकेंडरी oocyte. सेकेंड, ट्रांसपोर्ट और मूवमेंट ऑफ स्पर्म. थर्ड, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म. फोर्थ, एक्रोसोमल रिएक्शंस. ओके, एंड देन फिफ्थ वन इज ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी. एंड द सिक्स वन इज कैरियोगेमी. जहां पर कि ये जो जेनेटिक मटेरियल वो मिल रहा है. ओके, एंड देन फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट. तो oocyte मूवमेंट कर रही है. oocyte जो कैसी है वो इमोटाइल होती है, और यहाँ पर फिम्ब्री के मूवमेंट की वजह से प्लस सीलिया के मूवमेंट की वजह से इसको पिक कर लिया जाता है एम्पुला एरिया में. ओके, एंड देन इस फिम्ब्री से एम्पुला तक पहुंचने में इसको कौन मदद करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इसकी मदद करता है. देन स्पर्म जो है, स्पर्म कहाँ पहुंच रहा है, मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंच रहा है. और यहाँ पर वेजाइना के अंदर जो है वो कैसा एनवायरनमेंट है, एसिडिक एनवायरनमेंट है. तो यहाँ पर जो प्रोस्टेट के सीक्रेशंस हैं वो इसको न्यूट्रलाइज करेंगे, जिससे कि स्पर्म जो है इनिशियली उसका मूवमेंट स्लो होगा, क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट में उसका मूवमेंट स्लो होगा. देन सर्विक्स एंड अपर जो एरिया है वहाँ पर उसको बेसिक एनवायरनमेंट मिलेगा, तो उससे उसका मूवमेंट फास्ट होगा. अब इसको मूवमेंट करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए. और ये एनर्जी इसको कहाँ से मिलेगी,
क्योंकि स्पर्म जो होता है वो सीमन से आता है, और सीमन के अंदर होता क्या है, 10% में स्पर्म होते हैं और 90% में फ्लूइड होता है। 90% फ्लूइड कहाँ से आता है, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड से आता है। ओके, और सेमिनल वेसिकल ग्लैंड सीमन के अंदर क्या डालती है, फ्रक्टोज डालती है, प्रोस्टाग्लैंडिन डालती है। ओके, एंड सेमिनोप्लाज्मिन काइंड ऑफ एंटीबायोटिक डालती है, जिससे कि क्या हो, जो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, फीमेल वेजाइना के अंदर अगर कुछ भी बैक्टीरिया वगैरह हो तो उसको क्या कर सके, वो डैमेज कर सके। अब देखिए यहाँ पे फ्रक्टोज क्या कर रहा है, एनर्जी दे रहा है, और फ्रक्टोज की एनर्जी मिलने से क्या हो रहा है, स्पर्म आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। साथ ही स्पर्म का मूवमेंट वेजाइना से किसकी तरफ होगा, सर्विक्स से और यूट्रस की तरफ होगा। बट यूट्रस के अंदर जो सीमन में सेमिनल वेसाइकल के थ्रू प्रोस्टाग्लैंडिन मिल रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन इस यूट्रस की जो स्मूथ मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उसकी वजह से स्पर्म जो है आगे मूव करेंगे, और ये दोनों ही तरफ मूव कर सकते हैं, दोनों ही फैलोपियन ट्यूब में जा सकते हैं। बट फैलोपियन ट्यूब का जो इस्थमस वाला पॉइंट है, उस इस्थमस वाले पॉइंट पर ये जाकर रुक जाएंगे एंड दे आर वेटिंग फॉर किसका वेट करेंगे, ये सेकेंडरी oocyte का वेट करेंगे। अगर यहाँ सेकेंडरी oocyte होगी तो ये फर्दर मूव करेंगे, और सेकेंडरी oocyte पे क्या होता है, कोरोना रेडिएटा होती है, कोरोना रेडिएटा कीमो अट्रैक्टेंट्स जो है रिलीज करती, उनके होने से स्पर्म जो है फर्दर कहाँ मूव करते हैं, एम्पुला की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर स्पर्म का ये क्या हो गया, मूवमेंट हो गया। अब आप देखिए कि थर्ड जो हमारा है कैपेसिटेशन ऑफ द स्पर्म, तो कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म में क्या होगा, बेसिकली मूवमेंट भी कैपेसिटेशन में है, और कैपेसिटेशन में जब स्पर्म जो है इसकी वॉल से टच कर रहा है, तो जब फैलोपियन ट्यूब की वॉल और इसकी जो यूट्रस की जो वॉल है उससे जब टच कर रहा है, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि स्पर्म का जो आउटर पोर्शन होता है उस पर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, ग्लाइकोलिपिड होता है, सेमिनोप्लाज्मिन होते हैं। तो कैपेसिटेशन रिएक्शन से क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल जो है वो क्या हो जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, एंड स्पर्म जो है उस पर क्या बचेंगे, ओनली ग्लाइकोप्रोटीन्स बचेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन ही बचेंगे। तो स्पर्म की जो वॉल है वो कैसी हो जाएगी, वीक हो जाएगी, और बेसिकली कैपेसिटेशन में हो क्या रहा है, हेड वॉश हो रहा है, कंडीशनिंग हो रही है स्पर्म की। तो स्पर्म को इस लायक बनाया जा रहा है कि वो फर्टिलाइजेशन कर सके। ना स्पर्म जब अब जो है कैपेसिटेशन हो चुका है, कंडीशनिंग हो चुकी है, तो स्पर्म जो है ये हमारा इस पर क्या है, ये हमारा जोना पेलुसिडा ब्लू कलर की स्ट्रक्चर, और बेसिकली हमारा सेकेंडरी oocyte। तो यहाँ पर जोना पेलुसिडा पर ZP3 रिसेप्टर होते हैं जो कि स्पर्म को बाइंड कर सकते हैं। तो स्पर्म यहाँ पर आकर बाइंड करेंगे। अब यहाँ पर आकर जब बाइंड कर रहे हैं स्पर्म, तो स्पर्म बेसिकली क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि इसकी वॉल जब वीक हो जाएगी तो यहाँ पर ये कैल्शियम एंट्री करेगी, और कैल्शियम की एंट्री होने से इनसाइड में जो एक्रोसोमल एंजाइम्स होते हैं, एक्रोसोम के अंदर कौन सा एंजाइम मिलेंगे, प्रोटीजेज मिलेगा, एक्रोसिन मिलेगा, ट्रिप्सिन मिलेगा, हाइएलुरोनिडेज मिलेगा, ये सब क्या होंगे, ये रिलीज होंगे, और ये जो एक्रोसोमल जो लेयर होगी वो क्या हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगी, और वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ से जो है क्या हो जाएगा, सारे के सारे एंजाइम्स जो है एक्रोसोमल एंजाइम रिलीज हो जाएंगे। अब ये एंजाइम अगर रिलीज होंगे तो उस एंजाइम के रिलीज होने से जोना पेलुसिडा लेयर क्या होगी, डैमेज होगी, और यहाँ पर क्या बन जाएंगे, पूरी जोना पेलुसिडा पर पोर बन जाएंगे। अब स्पर्म क्या हो जाएगा, यहाँ से इनसाइड में मूव कर जाएगा, और स्पर्म कहाँ पहुँच जाएगा, सेकेंडरी oocyte की सेल मेम्ब्रेन पर पहुँच जाएगा। अब स्पर्म के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन है, और सेकेंडरी oocyte पे जो ब्लू कलर का डॉट मैंने बनाया है ये बीटा यूनिट है, और यहाँ पर ब्लैक कलर का जो डॉट है वो अल्फा सब यूनिट है। तो यहाँ पर स्पर्म का जो ग्लाइकोप्रोटीन है फर्स्ट टाइम पे बीटा सब यूनिट से बाइंड करेगा। बीटा सब यूनिट पे बाइंड होते ही क्या होगा, जितने भी सोडियम चैनल यहाँ पर प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte वो क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, और एक्टिवेट होकर क्या होगा, सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे, और सोडियम जो है यहाँ बाहर की साइड से इनसाइड में मूव करेगा, जिससे क्या होगा, सोडियम, काफ़ी सारा सोडियम इनसाइड में आ जाएगा ना। सोडियम की आने की वजह से क्या होगा, यहाँ की जो वॉल होगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, इनसाइड वॉल बिकम पॉजिटिव, और इनसाइड वॉल जब अगर पॉजिटिव हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, जब इनसाइड की वॉल अगर पॉजिटिव हो जाएगी तो जो रिमेनिंग दूसरे जो स्पर्म हैं वो स्पर्म जो हैं वो बाहर वापस इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। सो जो फर्स्ट स्पर्म है, दिस इज स्पर्म नंबर 1 एंड दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4।
सो दिस फर्स्ट स्पर्म जो कि लकी स्पर्म कह सकते हैं, और जो मैजिक टच है उसके होने के बाद में ये क्या हो रहा है, फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी हो रहा है, फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी हो जाएगा, ताकि क्या हो कि जो और दूसरे स्पर्म हो वो बाकी एंटर ना करें, ओनली वन स्पर्म ही एंटर करे, क्योंकि मल्टीपल स्पर्म अगर एंट्री करेंगे तो उससे क्या होगा, फिर ट्विंस और प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। सो जनरली यही होता है कि एक ही स्पर्म एंटर करता है, तो दिस इज फर्स्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। अब यहाँ पर स्पर्म जो है यहाँ पर आ चुका है, उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर जो ग्लाइकोप्रोटीन जो है अल्फा सब यूनिट से बाइंड होगा, जैसे ही अल्फा सब यूनिट से बाइंड होगा तो उस केस में क्या होगा, अब स्पर्म जो है यहाँ जो आउटर मेम्ब्रेन है इसकी वॉल जो होगी वो क्या होगी, ब्रेक होगी, एंड नाउ स्पर्म का जो जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लियस मटेरियल है, वो क्या होगा, सेकेंडरी oocyte के साइटोप्लाज्म में मूव करेगा। सो दिस इज अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ स्पर्म, 23 क्रोमोसोम हो गए यहाँ पर, और जो आउटर मेम्ब्रेन है वो बाहर ही रह जाएगी। क्लियर? जैसे ही स्पर्म का न्यूक्लियर मटेरियल साइटोप्लाज्म में आएगा तो साइटोप्लाज्म के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम का स्टोर होता है। तो स्पर्म का न्यूक्लियर मटेरियल आने से ये जो है एक्टिवेट हो जाता है, दिस बिकम एक्टिवेटेड, एंड यहाँ से कैल्शियम बाहर निकलता है, और कैल्शियम के बाहर निकलने से क्या होता है, कैल्शियम के बाहर निकलने से जो लाइसोसोम्स होते हैं, जिनके अंदर की लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाएंगे, एंड दीज लाइसोसोम, ये लाइसोसोम कहाँ मूव करेंगे, दे मूव नियर बाय द सेल मेम्ब्रेन ऑफ oocyte, सेकेंडरी oocyte, ये इसके साथ में फ्यूज़ हो जाएंगे, यहाँ पर ये फ्यूज़ हो जाएंगे, और ये अपने जो है लाइसोसोमल एंजाइम रिलीज़ करेंगे। लाइसोसोमल एंजाइम जब रिलीज़ होंगे तो लाइसोसोमल एंजाइम क्या करेंगे, ZP3 प्रोटीन को क्या कर देंगे, दे डैमेज द ZP3 प्रोटीन। ZP3 प्रोटीन अगर डैमेज हो जाएगा तो जो रिमेनिंग स्पर्म है वो भी बाइंड नहीं कर पाएंगे। सो दिस स्टेप इज नॉन एज ए स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। क्लियर? अब उसके बाद क्या होता है, कैल्शियम और दूसरा क्या एक्टिवेशन करता है, जो सेकेंडरी oocyte का जो न्यूक्लियर मटेरियल है, सेकेंडरी oocyte जो है अभी मेटाफेज स्टेज में फ्रीज है। ओके, सो यहाँ पर कैल्शियम क्या करेगा, उसको एक्टिवेट करेगा, और उसके एक्टिवेशन से क्या होगा, मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगा, तो पोलर बॉडी रिलीज होगी, और जो रिमेनिंग न्यूक्लियस है वो क्या बनाएगा, फाइनली डेफिनेटिव ओवम बनाएगा। अब डेफिनेटिव ओवम और स्पर्म का जो न्यूक्लियस है दोनों ही फ्यूज हो जाएंगे। दिस फ्यूजन इज नॉन एज अ कैरियोगेमी। इस फ्यूजन के होने से पहले क्या होगा, यहाँ पर जो क्रोमोसोम है वो डीएनए का मटेरियल डबल कर लेंगे, डीएनए का मटेरियल डबल कर लेंगे, और डबल मटेरियल होने से क्या होगा, जब ये फ्यूज होंगे तो उसके बाद जो एक्सेस अमाउंट में डीएनए मटेरियल होगा वो फर्दर डिवीजन में इस तरह से काम आता रहेगा, एंड देन फाइनली दे फॉर्मिंग व्हाट, जाइगोट। ये यहाँ पर क्या बना लेंगे, जाइगोट बना लेंगे। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का क्या सिग्निफिकेंस है, फर्टिलाइजेशन जो है फर्स्ट सिग्निफिकेंस इसका ये है कि ये डिप्लॉयड क्रोमोसोम स्टेज को रिस्टोर करता है अगेन। सेकेंड सिग्निफिकेंस है कि सेक्स डिटर्मिनेशन में काम आता है। थर्ड जो है, जाइगोट के अंदर क्लीवेज स्टार्ट करेगा, जिससे कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। क्लियर? सो आई होप यहाँ पर आप लोगों को फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे। एक क्वेश्चन तो ये आ रहा होगा कि आखिर जब एक ही स्पर्म मिलियंस 500 मिलियन स्पर्म में एक ही स्पर्म जब इसको फर्टिलाइज करता है तो बाकी स्पर्म का होता क्या है। तो बाकी स्पर्म क्या होता है, डिग्रेड हो जाते हैं। बाकी स्पर्म क्या हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाएंगे यूटराइन ट्यूब में और यूट्रस में, इसी एरिया में क्या हो जाएंगे, डिग्रेड हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैंने फर्टिलाइजेशन के डिस्कस किए हुए हैं, उन क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लगे। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये लेक्चर यूजफुल है तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए। जय भारत, जय हिंद।